बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रजनन एवं वृद्धि। प्रजनन शब्द से आप क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन इंग्लिश वर्ड है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जंतु एवं पौधे के परिप्रेक्ष्य में अपन देखेंगे कि ये प्रजनन क्यों आवश्यक है। प्रत्येक जीव जो है, आप जानते हैं कि हमारे पूरे पृथ्वी में, पृथ्वी ही पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है ना। जीवन की उत्पत्ति हुई क्योंकि हमारे अनुकूल वातावरण है जीवन की उत्पत्ति के लिए। लेकिन आज अपन देखते हैं कि चारों ओर जीवों की संख्या सूक्ष्म जीव से लेकर, ठीक है, विशालतम जीव तक, जटिल जीव तक नजर आते हैं और अलग अलग जाति प्रजाति के जीव नजर आते हैं, ठीक है। चींटियों को ही देख लें, कई प्रकार की चींटियां सूक्ष्म जीव है, ठीक है। तो इन जीवों की संख्या इतनी क्यों है? आपको ये भी सुनने में आता है बीच में कि कुछ प्रजाति लुप्त भी हो रही है, ठीक है। तो वास्तव में प्रजनन की प्रक्रिया जो है इस पृथ्वी में जीवन को बचाए रखने की प्रक्रिया, अपना वंश एवं जाति को बचाए रखने की प्रक्रिया। जीव में बात होती है कि अपने समान ही जाति के जीवों को जन्म दे सकता है, ठीक है। तो सभी जीवों का एक प्राथमिक लक्षण है यह कि वह अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है, अपने ही वंश के अनुसार जीवों की उत्पत्ति करता है। तो ये कहलाता है प्रजनन। और आप लोग एक खास बात और देखे होंगे कि यदि इमली का पेड़ है, इमली का अपन बीज बोते हैं तो उससे आम का पेड़ निकलता है क्या? नहीं। इमली है तो इमली, ठीक है। मनुष्य है तो मनुष्य का जो बच्चा है मनुष्य ही होगा, है ना, ठीक है। तो अपने ही जाति और अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति जो होती है विशेष कारणों से होती है, आप उसको बोलते हैं आनुवंशिकता, ठीक है। मतलब माता पिता का लक्षण जो है बच्चों में पहुंचता है वो कहलाता है आनुवंशिकता। और इस तरह से आप जानते हैं कि जीव जो है नाशवान है क्योंकि सभी जीवों की एक समय बाद मृत्यु होती है। जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है तो काफी शिशु अवस्था में होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है और परिपक्व हो जाता है, ठीक है। और परिपक्व होने के बाद फिर वो अपने समान ही जीव की उत्पत्ति करने का वो क्या होता है, उसमें क्षमता होती है। तो नए पैदा हुए जीव को पहले वृद्धि तथा विकास के विभिन्न चरणों से पहले गुजरना पड़ता है और उसके पश्चात वह परिपक्व होने पर प्रजनन कर सकता है, अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति कर सकता है। तो अपन इसकी एक परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं प्रजनन की कि प्रत्येक जीवों को अपने ही समान जीवित जीवों की जो उत्पादन की क्षमता है, प्रत्येक जीवों को अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति की क्षमता, यह कहलाती है प्रजनन। इस परिभाषा के रूप में अपन इसे बता सकते हैं कि प्रजनन वास्तव में क्या है। तो इस तरह से विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीव अपने आप को क्या करता है, बचा के रखता है और सुरक्षा के लिए प्रजनन आवश्यक है। नहीं तो आप जान रहे हैं कि बहुत सारे जीव का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, उनकी प्रजनन वृद्धि कम हो गई है, प्रजनन क्षमता कम हो गई है, वो विलुप्ति के कगार पे है, किसी कारणवश उनका अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा है उनको, है ना। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो है प्रजाति नष्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन देखें कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। प्रजनन के प्रकार ये 2 प्रकार का होता है। पहला इसमें अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा है लैंगिक प्रजनन।
अब जहां तक पहले अपन चर्चा करेंगे अलैंगिक प्रजनन के बारे में, फिर आते हैं अपन लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जो होता है वास्तव में एक ही जीव से ही संपादित हो जाता है, एक ही जीव इसमें भाग लेते हैं और इस तरह से उनकी कोशिकाओं में एक विभाजन होता है ना। लैंगिक में विभाजन होता है और अलैंगिक में भी, है ना। लैंगिक अपन जब देखेंगे तो युग्मक कोशिकाएं जो होती है उसमें जो उनके जो गुणसूत्र है उनकी संख्या आधी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि अलैंगिक प्रजनन है तो यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन समसूत्री होता है। किस तरह का विभाजन होता है कोशिकाओं में अलैंगिक प्रजनन में? समसूत्री। आप लोग समसूत्री मतलब निश्चित समझ रहे होंगे, क्योंकि समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में विभाजन का अध्ययन अपन 9th के क्लास में कर चुके हैं, समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो समसूत्री विभाजन पहले क्या होता है थोड़ा सा अपन देख लें कि इसमें जो है जैसे कि गुणसूत्रों की संख्या किसी कोशिका में 2x है, ठीक है। मान लो मनुष्य है 46 गुणसूत्र है, तो जब एक कोशिका है, एक कोशिका जब दो कोशिकाओं में यह विभाजित होगी तो गुणसूत्रों की संख्या दोनों जो संतति कोशिका में भी कितनी होगी? 2x ही होगी, 2x ही होगी, ठीक है। मतलब 46 है तो समसूत्री में यह 46 ही गुणसूत्र रह जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत जब अपन चर्चा करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, इसमें जब युग्मक बनते हैं, लैंगिक कोशिकाएं बनती है, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये है आपका इसमें समसूत्री विभाजन का होना जरूरी है। अब अपन देखें कि ये अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है और यह किन में होता है, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन में जो होता है एक प्राय निम्न श्रेणी के जीवों में, प्राणियों में होता है, निम्न श्रेणी के प्राणी में, ठीक है। और इसके प्रकार है, पहला है अलैंगिक प्रजनन के जो प्रकार मैं लिख रहा हूं, पहला है विखंडन, ठीक है। दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु निर्माण, और चौथा है वर्धी प्रजनन पुनरुद्भवन। और पांचवा है वर्धी प्रजनन। तो ये प्रकार है अलैंगिक प्रजनन। प्रजनन के दो प्रकार का होता है, जिसमें अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक के अंतर्गत ये इतने भागों में अपन अलैंगिक प्रजनन का अध्ययन करेंगे। एक विखंडन होता है कुछ जीवों में निम्न श्रेणी के, कुछ जीवों में मुकुलन होता है, बीजाणु निर्माण, पुनरुद्भवन, वर्धी प्रजनन। तो सबसे पहले अपन देखें कि विखंडन क्या होता है। विखंडन पे आ जाए अपन। विखंडन भी दो प्रकार का होता है। पहला द्विविखंडन, विखंडन मैं देख रहा हूं ना, इसमें पहला होता है द्विविखंडन, और दूसरा बहुविखंडन। ठीक है। तो द्विविखंडन की प्रक्रिया कैसी होती है अपन देख लें। एक उदाहरण लेंगे सूक्ष्म जीव का, खासकर अमीबा। अमीबा आप जानते हैं सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव है। अब आपको पता है कि जब मैंने बताया कि जीव जब पैदा होता है तो उसमें वृद्धि होती है, विकास होता है, और धीरे से वो क्या होता है, परिपक्व होता है। तो जब अमीबा की कोशिका जब पुत्री कोशिका के रूप में जब पैदा हुई होगी, तो जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसमें फिर उसकी संख्या में वृद्धि कैसे होगी, कौन सा प्रजनन होगा, अलैंगिक। अलैंगिक में भी कौन सा, द्विविखंडन। तो देखें द्विविखंडन कैसा होता है। जैसे अमीबा है, अमीबा का चित्र समझ रहे हो सब,
एक कोष की जीव है, एक ही शरीर है, एक ही शरीर पर जीवन यापन करता है, केंद्रक है, खाद्य धानी है, ठीक है, रिक्तिका है और प्लाज्मा झिल्ली। अब ये परिपक्व हो गया, ठीक है, तो इसको क्या खत्म हो जाना चाहिए? ये खत्म हो जाएगा तो अमीबा का पूरा जाति ही खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें क्षमता में बताया कि प्रत्येक जीव में प्रजनन की क्षमता है, अपनी संख्या को बढ़ा सके। तो ये क्या करता है, जब परिपक्व हो जाए तो इसकी कोशिका कुछ जो है बीच में ऐसा खांच बनना शुरू हो जाता है, और ये खांच जो है अंदर की ओर, ये ग्रूव जिसे कहते हैं खांच, यह बढ़ता चला जाता है और इस तरह से धीरे से एक से 2 अमीबा में बंट जाता है। तो ये जो है 2 अमीबा बन गया, तो 1 से 2 बन गया और धीरे से जाके 2 से 4 बन जाएगा, ठीक है, 4 से 8 बन जाएगा। अब इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है ना प्रजनन के द्वारा, तो एक कहलाता है विखंडन, ठीक है। दूसरा है ये द्विविखंडन, है ना। दूसरा है बहु विखंडन। बहुविखंडन का उदाहरण जो है वो देखने को आता है, किसमें होता है? मलेरिया परजीवी पे। मलेरिया परजीवी का नाम है, आप लोग बताओ, प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम मलेरिया अपने को जब होता है ना तो मच्छर के काटने से, लेकिन उस सूक्ष्म जीव के प्रवेश से होता है जो कि प्लाज्मोडियम कहलाता है। वो भी एक कोष की जीव है। अब ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है? हमारे शरीर में देखना है कि मलेरिया का यदि मतलब कोई पैरासाइट घुस जाए, परजीवी घुस जाए अपने शरीर में, कौन वाहक है? मच्छर। तो अपनी संख्या में वृद्धि कैसा करता है? अपनी संख्या बढ़ाता है, तब हमें मलेरिया हो जाता है ना। तो वो होता है बहुविखंडन के द्वारा। जैसे कि मान लो ये एक कोशिका पहले प्लाज्मोडियम की प्रवेश कर गई हमारी शरीर में, है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर कोशिका द्रव भी है, अंत में आगे जो है ये प्रत्येक जो केंद्रक है कई केंद्रकों में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक केंद्रक फिर अपने चारों ओर जो है एक प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कर लेता है कोशिका द्रव लिए हुए, और इस तरह से बहुविखंडन यहाँ पर हो गया है। धीरे से जो है मूल मातृ कोशिका फट जाती है और जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो स्वतंत्र रूप में एक नए जीव के रूप में बाहर आ जाती है। तो अब एक जीव से कितने जीव बन गए बहुविखंड के द्वारा? बहुत सारे, एक साथ, ठीक है, कुछ ही समय में। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा, बहुत कम समय में, है ना, ठीक है, मिनटों में, सेकंडों में बहुत संख्या में बढ़ जाती है। मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, बहुविखंडन, ठीक है। तो ये 2 प्रक्रिया होती है, विखंडन। दूसरा है अपन देख रहे हैं अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत, ये हमने देखा विखंडन। दूसरा पॉइंट देख रहे हो आप, मैं इधर लिखा हुआ है, वो है मुकुलन। मुकुलन के बारे में समझते हैं अपन। मुकुलन आखिर है क्या? मुकुल, बड बनना, मुकुल मतलब होता है बड, है ना, इंग्लिश वर्ड समझ रहे हो। वो एक जंतु के परिप्रेक्ष्य में देखे हाइड्रा एक बहुकोश की जीव है। हाइड्रा की रचना मैं बनाता हूं। ये हाइड्रा है। हाइड्रा में ऊपर आप देखेंगे कि ऐसा बहुत सारे टेंटिकल्स रहते हैं, इनके दंश, ठीक है। अब मुकुल मतलब क्या होता है कि इसमें अलैंगिक प्रजनन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अचानक ये उभार बनाएगा, यह उभार धीरे से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऐसा उभार बढ़ गया, मुकुल बना पहले, एक कहलाता मुकुल, यह मुकुल बढ़ गया आगे, है ना। धीरे से इसमें फिर मातृजीव के समान ही इस तरह से स्पर्शक निकल आएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मातृ कोशिका से ये अलग हो जाएगा और एक स्वतंत्र जीव का फॉर्मेशन यहाँ पर उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जीव में वृद्धि हो गई, एक जीव से 2 बन गया, 2 से हाइड्रा 4 में बदल जाएगा, और इस तरह से उसकी संख्या बढ़ेगी। तो ये इस तरह से अलैंगिक जनन के अंतर्गत या विखंडन के अंतर्गत, मुकुलन के अंतर्गत ये हाइड्रा का उदाहरण हमने देखा। ऐसे अन्य जीवों में भी होती है। तीसरा प्रकार है वो है आपका बीजाणु निर्माण, ठीक है। इसे अपन देखिए कैसा होता है।
बीजाणु निर्माण, आप कवक के बारे में जानते हैं? फफूंदी जिसको अपन कहते हैं, कवक, है ना। डबल रोटी यदि अपन भिगा कर कुछ समय तक रख दें, कुछ दिन, 1-2 दिन अंधेरे में, तो वहां पर एक फफूंदी उगाती है ना, कवक कहलाता है। ऐसी कवक के बहुत प्रकार है। उसमें आप धीरे से देखेंगे कि वो कालापन आ जाता है। अब आखिर वो डबल रोटी में वो कवक उगा कैसे? तो वो वास्तव में वहां पर क्या होता है, बीजाणु निर्माण होता है और वायु में फैले हुए रहते हैं। तो बीजाणु निर्माण कैसे होता है इसमें अपन देखें, है ना। जैसे किसी भी पौधे में फल लगता है, वैसे ही कवक में भी, कवक का ये मान लो, ये कवक का ये तना है, अपन सूक्ष्मदर्शी से देखें क्योंकि ये सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर एक इस तरह से गुंबद सा एक रचना दिखाई देगा और इसी गुंबद के अंदर में क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और बीजाणु का निर्माण होने के बाद यही बीजाणु एक तरह से इसका बीज है ना। बीजाणु मतलब बीज है। इसके प्रस्फुटित होने से ये वायु में फैल जाता है। अभी भी अपने आसपास के वायु में फैला होगा बीजाणु, है ना। क्योंकि आप देखे होंगे कि जहां भी अपन अचार, मुरब्बा या कुछ खाद्य पदार्थ रख दें तो वहां पर फफूंदी उगाती है ना। तो अपनी संख्या बढ़ा रहा है, प्रजनन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो सभी जीव का एक क्या है, यह लक्षण है। ठीक, चौथा है आपका पुनरुद्भवन। ये चौथा पॉइंट अपन देखते हैं, ये है पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्भवन क्या होता है देखा अपन, छिपकली आपने देखा है, छिपकली को मारने की कोशिश करना, वो अपने बचाव के लिए पूंछ झड़ा जाता है, पूंछ गिरा देता है ना। पूंछ कुछ समय तक ऐसा लगता है जीवित है, अब वो तो पूंछ हट गया, लेकिन छिपकली तो जीवित है। उस छिपकली को आप ध्यान देंगे तो धीरे से उसका पूंछ बाद में उगाता है, एक कहलाता है पुनरुद्भवन। ठीक है, इसी प्रकार एक जीव होता है प्लेनेरिया, है ना। इसमें भी वही बात होती है। यदि प्लेनेरिया एक इस तरह का शरीर है उसका, इसे अपन मान लो कि ये 3 खंडों में बांट देते हैं। तो ये तीनों खंड धीरे से विकसित होकर, है ना, पूंछ का भाग है तो सिर का भाग बना लेगा, मध्य भाग है तो पूंछ और सिर बना लेगा, और यदि अग्र भाग है तो पूंछ बन जाएगा। मतलब कुल मिला के ये तीनों भाग पुनरुद्भवन के द्वारा एक नए जीव की संरचना बना लेता है। तो यह भी एक प्रजनन की विधि है। ये तीनों जीव, 3 खंड, एक 3 नया जीव का फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया है। ये कहलाता है पुनरुद्भवन। अंत में अपन देखें वर्धी प्रजनन। इसे मैं मिटा दूं, आप लोग शायद उतार लिए हो। अपन ने देखा 5वां क्या है, वर्धी प्रजनन। ये 5वां पॉइंट था अपना, वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन प्राय पौधों में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तक हमने निम्न श्रेणी सूक्ष्म जीवों में ये सब देखी कि किस तरह से विखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण होता है, पुनरुद्भवन। वर्धी प्रजनन प्राय पौधों में होता है। अब वर्धी प्रजनन को हम जो है ना, मनुष्य जो है पौधों को विकसित करने के लिए, पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए, है ना, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए भी करते हैं, स्वयं भी करते हैं अपन। तो पहला है इसमें जो वर्धी प्रजनन के अंतर्गत स्तरीकरण दाब कलम। पहला है वर्धी प्रजनन के अंतर्गत स्तरीकरण दाब कलम, यह विधि है। ठीक है, अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज कम विकसित होता है। ठीक है, तो बीज के माध्यम से ही पौधे की संख्या बढ़ती है। अपन जितने बीज पैदा होंगे फल से, उतने बीज से उतने अपन फसल, मतलब नए पौधे तैयार कर सकते हैं और नया पेड़ या पौधा तैयार कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें आसानी से बीज का निर्माण कम होता है ना, या होता ही नहीं है। तो उसमें इस तरह के प्रजनन है जिसमें कि स्तरीकरण दाब कलम विधि अपन देखेंगे किस तरह से अपन करते हैं। ठीक है, इसमें अपन लेंगे किसी एक पौधे को, और इस पौधे का एक जो शाखा है, ये जो शाखा है, इस शाखा को क्या करेंगे, बीच में इसका जो छाल है
उसको लगभग 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक इसका छाल को उतार लेंगे। ठीक है, छाल उतारने से इसका बीच वाला भाग जो बचेगा, ठीक है, उसे हम मिट्टी में दबा देंगे। उस तने को मिट्टी में दबा देंगे और मिट्टी पोषक से भरपूर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ समय बाद अपन देखेंगे कि कुछ समय बाद यहाँ पर क्या उगाएगा, जड़ उत्पन्न हो जाएगा। जड़ उत्पन्न हो जाएगा तो ये मूल जो पौधा है, मुख्य पौधा, इससे नया पौधा तैयार हो चुका है। इसे अपन अलग कर लेंगे और इस तरह से हमें एक नया पौधा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहलाता है स्तरीकरण दाब विधि, जिससे कि अपन पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी में अपन देखें वर्धी प्रजनन के अंतर्गत दूसरी विधि कहलाती है कलम लगाना। कलम लगाना। बच्चों, आप लोग भी कलम लगाए होंगे। याद करो कि गुलाब के पौधे के शौकीन अपन होते हैं, घरों में लगाते हैं। तो गुलाब के पौधे के कभी बीज लगाते हो आपने देखा है? नहीं, है ना। हम लोग, मैं भी सोचता हूँ कि इसके बीज नहीं होते, मतलब उसके फूल में वो अंडाशय की स्थिति नहीं आती और बीज का निर्माण नहीं हो पाता। तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी तना को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और उसको फिर कलम के रूप में लगाते हैं। तो एक कटिंग कहलाता है इंग्लिश में। इसमें जड़, मूल, वृंत, तना, इन सब का उपयोग करते हैं, कलम लगाने के लिए अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखें कि ये आप सभी पॉइंट्स नोट कर लिए। ठीक है, तो अपन देखें कि जो कलम है, कलम लगाना, वो किन किन, जैसे तना है, जड़ है, पत्ती है, पर्णकलिका है ना, तो किन किन पौधों में करता है दाब की विधि, ये कलम लगाने की विधि, उसको अपन देखते हैं। बच्चे, जो दूसरी विधि है कलम लगाना, जिसके अंतर्गत हम तना, जड़, पत्ती, पर्णकलिका, ये सबको अपन कलम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तना का उपयोग अपन किस में करते हैं? सबसे पहले अपन देखें कलम लगाने में जो है तना। बताओ आप, तना का उपयोग किस में करते हैं अपन? एक उदाहरण, 2 उदाहरण मेरे पास है। एक है गुलाब और दूसरा कुंदरू, सॉरी अंगूर। गुलाब और अंगूर के पौधे में हम क्या करते हैं, कलम लगाने का मतलब उनके तना को कटिंग करके अपन उसे रोपित कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है जड़। जड़ को रोपित अपन कैसे करते हैं कलम के रूप में? परवल, कुंदरू, ये सबको जड़ का अपन करते हैं। आप लोग भी किए होंगे, पता होगा, है ना। अपने को जब जड़ मिलता है तो उस जड़ को काट कर अपन दबा देते हैं, तो कुंदरू का पौधा तैयार हो जाता है, परवल का पौधा तैयार हो जाता है ना। और तीसरा है पत्ती। पत्ती का भी क्या अपन उपयोग कर सकते हैं? किसी पौधे को पल्लवित करने के लिए, उगाने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे पत्थर चट्टा और विगोनिया, ये सब के जो पत्तियां, उसमें से जड़ निकल आती है। और पत्तियों को यदि अपन रोपित कर दें, ठीक है, जमीन में उससे गड़ा दें, तो एक नया पौधा उससे तैयार कर सकते हैं, तैयार हो जाता है। तो ये कलम लगाने के अंतर्गत फिर पर्णकलिका का भी उपयोग कर सकते हैं। पर्णकलिका जो कि आती है रस भरी और लेमन में, पर्णकलिका का उपयोग अपन कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों वर्धी प्रजनन के अंतर्गत दूसरा कलम लगाना। तीसरा अपन देखें, तीसरा है गूटी लगाना। एक गूटी लगाना क्या हो सकता है, कैसा? हम एक पौधा है, उसका जो ऊपरी शाखा है, ठीक है, ऊपरी शाखा में से कुछ भाग का उसका छाल को अलग कर लेंगे। ठीक, अभी हमने जैसे इससे पहले देखा किस तरह से अपन जो है दाब कलम विधि देखा, वैसे ही लगभग, लेकिन हम इसे जमीन में ना गड़ाकर इसका जो ऊपरी शाखा है, जैसे मैं चित्र पे ड्रा कर रहा हूं,
मान लो ये पौधा इस तना है, इसका ये ऊपरी शाखा है। अब ऊपरी शाखा से अपने को एक कलम विधि से अपन इसको अलग नहीं कर सकते। कुछ पौधे है ना, गुलाब होता तो कलम लग जाता, लेकिन ये कलम नहीं लग सकते। तो उसको अपन क्या करेंगे, जड़ विकसित करने के लिए यहाँ पर इसका छाल उतार लेंगे कुछ दूरी तक, ठीक है। और इस छाल में क्या करेंगे, एक पॉलीथीन के अंदर गोबर खाद और जड़ विकसित करने वाले रसायन से अपन क्या करेंगे, पॉलीथीन के द्वारा उसे जमा कर अपन सुतली से उसे बांध देंगे कुछ समय तक, ठीक है। कुछ समय पश्चात अपन जब उसको खोलेंगे तो खोलना नहीं है, ठीक है, उसमें जड़ विकसित हो चुका रहेगा। इसे अपन मूल पौधे से अलग कर लेंगे और इस जड़ युक्त जो तना है उसे कहीं पर रोपण कर देंगे, तो इस तरह से नया पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक कहलाता है गुंटी लगाना। चौथा प्रकार है ऊपर रोपण। ऊपर रोपण, ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ग्राफ्टिंग सुने होंगे है ना। इंग्लिश शब्द बहुत सुनने में आता है कि ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा है करके, है ना। ग्राफ्टिंग इसमें वास्तव में क्या करते हैं कि आपको पता है कि एक आम का पौधा हमारे यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, जो कि लोकल है, देसी आम है। उसका फसल जो आएगा, आम आएगा, वो अपने लिए बहुमूल्य नहीं रहेगा, ना मीठा रहेगा, है ना मतलब अचार बनाने लायक रहेगा, है ना, क्वालिटी सही नहीं रहेगी। तो उसको अपन क्या करेंगे, इसी विधि के द्वारा हम उसके ऊपर रोपण करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे किसी अच्छे पौधे, है ना। जैसे एक आम का जो पौधा है उसके ऊपर अपन एक आध आम का किस्म बताओ जो अच्छे क्वालिटी का है। जैसे आप ही को मैं बताता हूँ, याद करता हूँ, अपन जो क्या कहते हैं सुंदरी आम होता है ना, ऊपर रोपण करने के लिए अपन क्या करते हैं, आम एक देसी आम के ऊपर अपन किसे कर सकते हैं, जैसे दशहरी है, दशहरी आम है ना, याद आया, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उससे अपन उसका पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो इसी विधि से अपन तैयार करेंगे ऊपर रोपण, ग्राफ्टिंग। उसमें कैसे करेंगे वो विधि अपन जान लेते हैं चित्र के द्वारा। अपने जड़ से जमा हुआ मान लो एक पौधा है आम का, जो कि एक ऐसी आम है, सामान्य देसी आम है। इसके तने को अपन काट देंगे इस तरह से, और अपने पास मान लो दशहरी आम है, दशहरी आम का कलम लेंगे, उसे भी अपन इसी तरह से क्रॉस कटिंग करके, क्रॉस काट कर एक दूसरे तने को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़कर उसे कुछ समय तक बांधे रखेंगे, उनका जो जाइलम फ्लोएम और ऊतकें आपस में जुड़ जाएंगी, और इस तरह से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। अब एक क्वालिटी, इनका गुण कैसे बदल गया देखो, एक जो है देसी आम था, वो देसी आम से किस आम का पौधा विकसित हो गया, एक दशहरी आम अच्छी क्वालिटी का। तो इस विधि को कहते हैं अपन ऊपर रोपण, ठीक है। और ऊपर रोपण में एक खास बात अपने को ध्यान रखनी है कि इसमें जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ऊपर जो विकसित होता है उसे कहते हैं अपन सांकुर डाली। क्या कहते हैं, सांकुर डाली, सांकुर डाली। और जो निचला भाग विकसित होता है उसे अपन कहते हैं मूलकंड, मूलकंड। इस तरह से हम इसको नामांकित कर लेते हैं, ये सांकुर डाली और मूलकंड। सांकुर डाली जो होता है वो वास्तव में ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा है, जो कि अपन अच्छे गुण वाले पौधे को ऊपर रोपित करते हैं, ठीक है, ऊपरी रोपण करते हैं। अब बच्चों बताओ कि हम अभी तक पढ़े कि इस प्रजनन, जिसमें कि वर्धी प्रजनन का विशेष महत्व है। क्यों है? क्योंकि अपने को जनसंख्या की पूर्ति के अनुसार फसल तैयार करने होता है ना, जिसमें इन सब विधियों का उपयोग हम हमारे जो किसान है करते हैं। तो इसका महत्व है कि वर्धी प्रजनन से जो पौधे बनते हैं वो अपने जनक पौधे के समान ही है, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। दूसरा है कि यह जो पौधा जो नया बनता है उसमें ऐसे पौधे को अपन तैयार कर सकते हैं जिसमें बीज निर्माण की क्षमता नहीं होती है, उससे हम इतने सारे पौधे तैयार कर रहे हैं, पेड़ तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है कि यह जनन की सरल तथा तेजी से गुणित होने वाली विधि है, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अपन अगले कक्षा में अब देखेंगे लैंगिक प्रजनन, ठीक है। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि पौधों में आप लोग देखे होंगे कि क्या विकसित होता है। एक सबसे पहले कली आती है, कली से क्या बनता है, फूल बनता है, ठीक है। फूल बनता है, फूल के अंग को देखते अपन चटक रहता है,
चटक अंग जिससे अपन आकर्षित होता है। अपन ही नहीं, छोटे कीट भी आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं और उससे क्या फायदा है अपन जानेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगले क्लास में एक गुड़हल का फूल आप लेकर आए, ताकि एक फूल के जो अंग होते हैं उन अंगों को अपन यहाँ पर विच्छेदित करके देख सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।